नमस्कार दोस्तों, विनायक आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष का एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, जिससे आपको याद करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, हेल्पफुल रहेगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस पीडीएफ को एक या दो बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, जहाँ तक कि 26 क्वेश्चन आपको हो गया था, पढ़ा दिया गया था, और हम ले चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। यानी कि सर्विसिंग, किसी पार्ट का सर्विसिंग करना है या रिपेयरिंग करना है तो उसके लिए हम कौन से सोल्डर का प्रयोग करेंगे, किस सोल्डर से हम उसको जोड़ सकेंगे। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें दिया हुआ है कि डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है डीप। डीप सोल्डरिंग का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे आपको जो कि छोटे पीसीबी कार्ड होते हैं, जैसे आपका मोबाइल का हो गया या रेडियो का हो गया, उसी जगहों पे आप डीप सोल्डरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ज्वाला सोल्डरिंग के साथ इस सोल्डर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे आपको ज्यादा जैसे ज्वाइंट करना हो, ज्वाइंट की जगह पे करते हैं, जहां से पाइप फिटिंग हुई, प्लम्बरिंग का काम हो गया, उस जगह की सोल्डरिंग को हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं। अब आते हैं हम ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी आपका है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ये सोल्डरिंग रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी सही है। सी के साथ आपका ये उत्तर चला जाएगा। जबकि देखिए डी क्या है, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग वहां पे हम करते हैं जहां पे हमको एकदम कांस्टेंट और स्थिर टेम्परेचर की जरूरत होती है, उस जगह पे हम सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में इसका भी जिक्र था डीप सोल्डरिंग का। तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, इसमें आपका ऑप्शन ये है सॉफ्ट सोल्डरिंग, पाइप और केबल सोल्डरिंग का कार्य, और दिया है कि पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। चौथा क्वेश्चन है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसमें करते हैं, पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डीप सोल्डरिंग का। ठीक है, जबकि पाइप और केबल सोल्डरिंग के लिए मैं बताया था कि ज्वाला के साथ गन सोल्डरिंग का प्रयोग हम करते हैं। वहीं पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, मैं बताया था, यहाँ पे लिखा है ना कि संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। संवेदनशील का मतलब कि बहुत ही नाजुक चीज है, तो उसको सोल्डरिंग करने के लिए हमको एक स्थिर टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो आपको कांस्टेंट आयरन की, जो कांस्टेंट आयरन टेम्परेचर होता है, उसके लिए यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, संवेदन विद्युत भागों की सोल्डरिंग का करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है कि 28 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी। इसमें क्या है, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, जो आपके छोटे छोटे पीसीबी प्लेट होती हैं जिसमें कुछ आपको रेजिस्टेंस जल गया हो, डायोड जल गया हो, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम किस सोल्डर का प्रयोग करेंगे, डीप सोल्डर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब। अच्छा, हाँ हाँ जो आंसर इसमें गलत, हाँ हाँ मान लीजिए, नहीं तो कोई देखिएगा तो कहेगा तीनों सही है। नहीं सही, ठीक ठीक, तो पहले मिटा के फिर आगे बढ़िए। देखिए फिर से करिए अब। नहीं कोई नहीं रुका, देखिए कट, हाँ ठीक ठीक।
देखा था बैठ के बतीबा ना। हाँ चलिए ये होगा तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, कट करे पूरी ना रिकॉर्डिंग कट लो ना। चला तो चलिए चलिए दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो ये एक केबल है, जो केबल का ये जो भाग है कटा हुआ भाग है, जो हम केबल होता है जैसे लंबा, और जिसको हम काट देंगे तो उसका जो भाग दिखता है वो वाला भाग है। तो इसमें कई हिस्से देखिए, ये बाहरी परत है, उसके बाद एक परत है, उसके बाद ये परत है, उसके बाद ये परत है, ये 3-4 लेयर में आपका केबल होता है बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल का हम यूज 11 kV अंडरग्राउंड केबल के रूप में करते हैं। जब अंडरग्राउंड 11 kV पावर को हमको सप्लाई करना है तो वहां पे हम बेल्टेड केबल का प्रयोग करते हैं। और इसका एक कटा हुआ भाग आपके प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि पटसन फाइलिंग और आर्मरिंग बी ऑप्शन है, सी है लेड शीट और डी है कागज का कुचालक। तो देखिए इस केबल से बहुत हर बार क्वेश्चन आता है, और आपके कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देने जाएंगे वहां भी पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके देखिए बाहरी परत को बोलते हैं सर्विंग परत, ठीक है, बाहरी परत को सर्विंग परत बोला जाता है। फिर इसके बाद ये आपका बीच वाला भाग है आर्मरिंग, फिर इसके बाद नहीं आर्मरिंग नहीं, लेड शीट, ये जो भाग होता है लेड शीट होता है। और इसके बाद इसके अंदर जो होता है, ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये जो हमारा 3 कंडक्टर है, और इन कंडक्टर के बीच ये कंडक्टर का हिस्सा है 1 2 3, और ये बीच में गैप होता है। तो इस गैप को इंसुलेटिंग करने के लिए हम ये जो डी वाला ऑप्शन है इसमें कागज भरा रहता है, कागज इंसुलेटिंग करने के लिए कि आपस में शॉर्ट न हो। फिर उस शॉर्ट को टेम्परेचर कम रखने के लिए, इसकी नमी को बचाने के लिए या हीटिंग को रोकने के लिए पटसन फाइलिंग का उपयोग करते हैं। हम इसमें पटसन फाइलिंग भी भरते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लेड शीट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेड शीट। जो ये आपका एक्स वाला हिस्सा है, एक्स वाला ये जो है कि हमारा, इसको क्या कहेंगे, ये लेड शीट है। क्या बोलेंगे? लेड शीट। तो लेड शीट का काम क्या है? इसका काम है कि जब हमारा केबल ये जमीन के अंदर रहता है तो इस पे मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। किसका प्रभाव? मौसम का। गर्मी में बहुत तेज धूप है, बारिश के मौसम में नमी है, ठंड के समय में सिकुड़न है। तो इन तीनों से सुरक्षा करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? लेड शीट का प्रयोग करते हैं। ये नमी बाहरी वातावरण प्रभाव से इसको सुरक्षित रखता है, इस केबल को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा, लेड शीट। इस वाले भाग को अगर कहीं तो ये पूछेगा बाहरी वाला हिस्सा, तो आप करेंगे सर्विंग, जो इस ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपको कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका आईटीआई का कंपटीशन में बदल सकता है, लेकिन इसमें नहीं। इसमें केवल और केवल जैसा पीडीएफ में है वैसा वो क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से हमारा केवल और केवल सी के साथ आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कुछ दिक्कत है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगला है कि अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि पॉली अमीन हार्डनर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है आपका कास्ट रेसिन यौगिक, ऑप्शन सी है बिटुमिनस यौगिक, और ऑप्शन डी है एपॉक्सी कास्ट रेजिन। तो क्वेश्चन का है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला
जाता है। तो जो हमारा केबल होती है, तो केबल में जब हम ज्वाइंट लगाते हैं तो उस ज्वाइंट में हमारा कुछ गैप आ जाता है, और गैप वाले हिस्से को भरने के लिए हमको बिटुमिनस कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। इसको हीट करके इसमें डाल दिया जाता है और कुछ ही समय बाद ये इस ज्वाइंट को क्या कर देता है, एकदम से लॉक कर देता है, जिससे कोई गैप नहीं रह जाता है और पूरी तरीके से ज्वाइंट अच्छे से लॉक हो जाता है। तो इसके लिए हम बिटुमिनस यौगिक का प्रयोग करते हैं। वहीं पे पॉलीअमीन जो होता है, ऑप्शन ये तीनों गलत रहेंगे, जिसका आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए, अब पॉलीअमीन हार्डनर क्या होता है? पॉलीअमीन हार्डनर एक तरीके का ये भी ज्वाइंटर है, जो इसको गर्म करके किसी गैप में डाल दिया जाता है तो उसको क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। कास्ट रेसिन भी उसी तरीके का यौगिक है, लेकिन सबसे सटीक ज्यादातर किया जाता है हमारा बिटुमिनस यौगिक। बिटुमिनस यौगिक ही हम ज्वाइंट में यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, बेडिंग का मतलब होता है कि कोई हमारी कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर हम राउंड राउंड जो है कि किसी वायर जो होता है स्टील का, उससे हम राउंड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ वायर की मजबूत हो जाती है, तो उसको उस नाम दिया है बेडिंग। तो बेडिंग का क्या उद्देश्य है? दिया है कि केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी एवं गैस से बचाना, जबकि सी दिया है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना। डी है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो हमारा बेडिंग का काम है कि मैकेनिकल क्षति से बचाना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? दिया है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत, और ऑप्शन ए के साथ हमारा चला जाएगा। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 नंबर दिया हुआ है कि भूमिगत चलिए तो 32 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भूमिगत अंडरग्राउंड जो हमारा केबल है, यदि उसमें फॉल्ट आता है, तो क्योंकि केबल अंडरग्राउंड है तो हम उसको बाहर से तो देख नहीं सकते, तो किस सिस्टम के वजह से हम उस केबल को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है? ठीक है, तो हमेशा केबल के फॉल्ट को हमेशा और हमेशा मुर्रे लूप टेस्ट किया जाता है। मुर्रे लूप टेस्ट क्या होता है कि अगर कोई अंडरग्राउंड ये केबल है, तो इस परीक्षण से इसके दोनों सिरों को हम लगाकर इस केबल को चेक करते हैं, और इस केबल के ठीक एग्जैक्ट को, मतलब ये किस जगह पर फॉल्ट है, वो निश्चित दूरी तय करके ज्ञात किया जा सकता है। किसके विधि के द्वारा? मुर्रे लूप टेस्ट से। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। अगर फॉल्ट भी है, अगर हम चेक भी कर लेंगे तो ये नहीं पता कर पाएंगे कि किस जगह पे है। तो अगर जब हमको यही नहीं पता चलेगा कि किस जगह पे है, तो हमको पूरा केबल खोदना पड़ेगा। तो जो मुर्रे लूप टेस्ट होता है, इससे हम एग्जैक्ट पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि किस जगह पे कितनी मीटर की दूरी पर है, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस दोष को ज्ञात करने के लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या करेंगे? लूप टेस्ट। इसको मुर्रे लूप टेस्ट कहते हैं, लेकिन इसमें दिया है लूप टेस्ट। ठीक है,
तो लूप टेस्ट से ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। जबकि दिया है बी दे रखा है कि वह ग्राउलर टेस्ट, तो वह ग्राउलर टेस्ट से हम क्या करते हैं, इससे मोटर का परीक्षण करते हैं, मोटर का टेस्ट करते हैं। मोटर के टेस्ट में मोटर का आर्मेचर का टेस्ट करते हैं, रोटर का टेस्ट करते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है या ओपन, उसके लिए हम ग्राउलर का टेस्ट करते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज, अब चलिए थोड़ा इसमें जिक्र करते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। तो जानते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारा होता है कि यदि किसी कोई कंडक्टर है और कंडक्टर पे जो हमारा इंसुलेटर लगा होता है तो वो कितनी वोल्टेज को सह सकता है, उसमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम फ्लो करें कि ये जो हमारा इंसुलेशन है वो डैमेज ना हो, जितना वोल्टेज तक वो सह लेगा, 400 वोल्टेज मान लीजिए या 650 वोल्ट हम अगर फ्लो करते हैं और हमारा इंसुलेशन एकदम सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस टेस्ट को क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। यदि अगर आपने इसमें मान लीजिए कि 1100 वोल्टेज फ्लो कर दिया और हमारा इंसुलेशन पिघल गया तो हमारा फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जांच करते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज का। अगला है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे किसी चालक के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, कितना ज्यादा है या कितना कम। तो इस तरीके से 32 में आपका पूछा है कि भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो ये किसके लिए, लूप टेस्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा सही, बहुत ज्यादा चमक आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35 क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो उसमें 1.40 क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है एक चालक की त्रिज्या, ऑप्शन सी है सभी चालक का व्यास, ऑप्शन डी है प्रत्येक चालक का व्यास। तो देखिए सबसे पहले 7/1.40 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये दे रखा है कि कोई कंडक्टर है, उसमें टोटल जो ऊपर वाला है उसमें टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है, तो टोटल कंडक्टर की संख्या 7 है, ठीक है। और बटा 1.40 का मतलब है कि उस केबल में टोटल कंडक्टर की संख्या 7 है और पर कंडक्टर का डायमीटर कितना है, यानी कि व्यास कितना है, वो ये दे रखा है कि 1.40। तो इसका ऑप्शन दिया है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की त्रिज्या, सभी चालक का व्यास और प्रत्येक चालक का व्यास, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं होगा, न एक चालक की त्रिज्या होगी, न सभी चालक का। इसमें से क्या है कि प्रत्येक चालक का व्यास होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो अगर कह देगा सभी चालक का व्यास तो हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक चालक का व्यास, तो प्रत्येक चालक का व्यास कितना है, 1.40। तो उत्तर हमारा क्या सही होगा, डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका
किसी भी फील्ड में एक मानक होता है कि किसी की दूरी है तो उसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ठीक है, उसकी सहने की क्षमता कितना है। तो उसी तरह चालक जो होता है उसकी भी एक पैरामीटर होता है कि इसका चालन कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी, तो सारे पॉइंट होते हैं। तो जिसमें से एक पूछा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या है। तो सबसे पहले चालकता का मात्रक क्या होता है, महो होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक प्रतिरोध होता है। तो इसमें क्या पूछा है, चालकता। चालकता की मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की क्षमता कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि 61 महो प्रति मीटर, ऑप्शन बी है 56 महो प्रति मीटर, ऑप्शन सी है आपका 35 महो प्रति मीटर, जबकि ऑप्शन डी है 28 महो प्रति मीटर। तो हर कंडक्टर का अपना अलग अलग चालकता होती है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का पूछा है, तो एल्युमिनियम की चालकता जो होती है 35 महो होती है, ठीक है। एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है, 35 होती है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का 56 महो होता है, ठीक है। अगर यही चांदी एजी सिल्वर की बात करें तो 61 से लेके 63 तक होता है, ठीक है। वहीं आयरन की अगर बात किया जाए, जो नॉर्मल आपका लोहा होता है आयरन, आयरन उसकी चालकता 28 महो होती है। तो ये जान लीजिए कि जिसकी चालकता जितनी कम होगी उतना हमारा कंडक्टर धारा के लिए अच्छा नहीं होता है। जिसकी चालकता जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट होगा। तो चांदी सबसे बेस्ट होता है, लेकिन महंगा होने की वजह से हम इसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। उससे फिर सस्ता हमारा कॉपर होता है जो बेस्ट होता है। तो कॉपर का तो यहाँ पे पूछा नहीं है, किसका पूछा है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 35। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा दिया है 35, किसका होगा, सी। आपका सी के साथ उत्तर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना सर जी, हाँ चल रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 35। कह रहा है कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो देखिए कोई केबल है, अगर हमारा केबल है, एक केबल हम मार्केट से लाते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई भी केबल किसी भी कहीं पर भी लगा दें। इसकी एक रेटिंग होती है कि यह केबल 15 एम्पियर का है या 6 एम्पियर का है या 32 एम्पियर का, हमारी रेटिंग होती है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एम्पियर, सॉरी 16 एम्पियर ले लेते हैं, अब 16 एम्पियर चलता है 15 नहीं। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई, हमने एक कंडक्टर लगाया और जिसमें लिखा है कि 16 एम्पियर तक की धारा को वहन कर सकता है या सह सकता है, ठीक है, 16 एम्पियर तक की इसकी रेटिंग दी हुई है। तो इसमें दो कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो मैक्सिमम का मतलब होता है कि हम इसमें कितना अधिक से अधिक धारा फ्लो कर सकते हैं कि इसका कोई क्षति ना हो, ये वायर ब्रेक ना करे, पिघले ना, एकदम सुरक्षित रहे। सुरक्षित का मतलब कि मैक्सिमम झेल सकता है, ठीक है। और मिनिमम का मतलब होता है कि हम इसमें अगर 16 एम्पियर का है तो इसमें हम कितना मिनिमम फ्लो कर दें करंट कि ये इसमें कोई नुकसान ना हो, हमारे वायर को कोई फर्क ना पड़े और हमारा काम भी होता जाए। तो यहाँ पे पूछा है कि अतिरिक्त धारा सुरक्षा की रेटिंग क्या है। तो अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग के लिए हमारा तो एक होता है कि हम अगर अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग करना है तो हम उसमें अगर जितना एम्पियर है, मान लीजिए कि 16 एम्पियर दिया हुआ है, तो उसमें हम 0.81 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए
1.23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेटिंग निकल के आ जाएगा कि कितना अधिक ले सकता है और कितना कम सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा धारा रेटिंग जो हो जाएगा ऑप्शन मैक्सिमम के लिए ये होता है और मिनिमम के लिए ये, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा 0.81। जबकि हमारा 1.1 क्या दे रखा है, फॉर्म फैक्टर होता है। क्या दे रखा है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू पूछता है तो 1.11 फॉर्म फैक्टर होता है, जबकि 0.07 वो हमारा एक आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो उसमें 0.70 की वैल्यू लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। मिनिमम के लिए 0.81 और मैक्सिमम के लिए 1.23। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, जो हमारा अंडरग्राउंड केबल है उसमें जो एक न्यूट्रल तार होता है और जो फेज होता है उसकी तुलना में क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए या पतला होना चाहिए। बस यही पूछा है कि उससे मोटा रहेगा या पतला रहेगा। चलिए तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये दे रखा है कि फेज चालक के समान होगा। ऑप्शन बी है फेज चालक से आधा। ऑप्शन सी है फेज चालक का 1/4। ऑप्शन डी है फेज चालक का 1/3। तो देखिए हमेशा हम जब भी भूमिगत विद्युत केबल होती है तो उसमें जो है कि फेज चालक का हमेशा जो है कि न्यूट्रल तार को उसका आधा रखते हैं। आधा इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हमारा 3 फेज होता है, जब हमारा न्यूट्रल वायर होता है उसमें करंट का मान बहुत ही कम होता है। कब कम होता है कि जब हमारा सर्किट जो है बैलेंस में है। अगर तीनों सर्किट का करंट बैलेंस में है तो हमेशा न्यूट्रल में करंट का मान बहुत ही कम रहता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं कि उदासीन चालक की अपेक्षा सॉरी उदासीन चालक की अपेक्षा नहीं, फेज चालक की अपेक्षा उदासीन चालक को आधा रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें करंट का मान मिनिमम होता है, कम से कम होता है, इसके लिए आधा रखते हैं। इससे हमारे एक फायदा होता है कि वायर की साइज भी घट जाती है और हमारा खर्च भी कम लगता है और केबल की जो मोटाई भी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम फेज चालक से क्या रखेंगे, आधा रखेंगे। तो हमारा इसके साथ ऑप्शन बी के साथ उत्तर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला दिया फेज चालक के समान तो बिल्कुल नहीं होगा और उसका 1/4 कर देंगे बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। अगर 1/3 भी रखेंगे तो ज्यादा पतला हो जाएगा, जिससे टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए उसका 1/2 यानी कि आधा रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे दे रखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो एक आपके सामने चित्र दिख रहा है, कह रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। तो देखिए ये औजार एक क्रिम्पिंग टूल है। ठीक है, ये क्या है, एक क्रिम्पिंग टूल है। इसका यूज हम जब कहीं वायर का जो कनेक्शन जब करते हैं, जब हम वायर का कनेक्शन करके जब हम एमसीबी या सर्किट ब्रेकर में कसने के लिए लगाया जाता है तो उससे पहले हमें क्या लगाते हैं, लक्स लगाते हैं। हमारा ये केबल होता है, मान लीजिए ये केबल है, तो इस केबल में हम एक लक्स लगाते हैं और इस लक्स को अच्छी तरीके से इसमें मजबूती से टाइट करके लगाते हैं ताकि यहाँ पे कोई लीकेज करंट ना हो। तो इसको अच्छे से मजबूती से लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं
क्रिम्पिंग टूल का, इसको लक्ष्य लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। ठीक, तो ये ना कटिंग प्लायर है, ना ये वायर स्टिपर है, ना साइड कटिंग प्लायर है, ये हमारा क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कटिंग प्लायर का क्या काम होता है, काटने वगैरह के लिए। वायर स्ट्रिपर क्या होता है, वायर स्ट्रिपर हम जो वायर होता है तो उसमें हमें जब लक्ष्य लगाना तो उससे पहले वायर के ऊपर का इंसुलेशन को हटाने के लिए बड़े आसानी से हम वायर का इंसुलेशन छील सकते हैं, तो उसके लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। और एक होता है साइड कटिंग प्लायर, ये साइड में कट मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पहचान में आ गया होगा कि ये क्या है, क्रिम्पिंग टूल। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो देखिए ये भी बहुत एक आपको चित्र है, और आपके पीडीएफ से जो है कि फिगर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो जितना फिगर वाला क्वेश्चन है इसको तो एकदम याद आप लोग रखिएगा, सबसे ज्यादा फिगर के क्वेश्चन रहते हैं, करीब 20-25 तो फिगर ही आ जाता है। तो ये दे रखा है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, ये एक हमारा माइक्रोमीटर का चित्र आधा दर्शाया हुआ है, जबकि पूरा नहीं है, ये माइक्रोमीटर का केवल रीडिंग वाला हिस्सा का दिखाया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या है। ठीक है, तो इसकी रीडिंग के लिए हम देखते हैं, तो सर इस लाइन, हाँ एक लाइन होती है मेन लाइन, मेन डिवीजन, ठीक है, इधर से, और एक इसके बाद सब डिवीजन ये होता है। ठीक है, तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले हम इधर से पढ़ते हैं कि ये पॉइंट कहाँ तक है, तो ये कहाँ तक है, ये तो क्या दिया है 4 तक, 4। ठीक है, और इधर से हम डेसिमल में लेते हैं तो इसको देखते हैं डेटम लाइन के सामने किस पोजीशन पे है, तो 5.5 के है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.55। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला 5.05, यहाँ से तो इधर से कभी भी नहीं पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर में जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ से डेटम लाइन से। ठीक, तो ये 5.5 ये भी नहीं होगा, 5.00 ये भी नहीं होगा, ये देखिए दे रखा है 4.55, तो हम कहाँ से लेंगे, 4 से, तो ये हो गया 4, ये 4.55, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। डी वाला भी 4.05 दे रखा है, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 तो ठीक है, लेकिन 0.5 नहीं, 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 4.55 हो जाएगी। ठीक है, समझ में कितना होगा, 4.55, एकदम सामने देखिएगा सीधे में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वाहनों की पार्टी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो वाहन की पार्टी हो या चाहे पाइप हो, जो है कि जब हमको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है तो इसमें हम कौन से सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। तो पहला दिया हुआ है डीप सोल्डरिंग, बी दे रखा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी रखा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और डी दे रखा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सोल्डरिंग ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं, जो हैवी कार्य के लिए करते हैं, क्योंकि वाहन की बॉडी वॉडी हैवी होती है, तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग ऑप्शन बी सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बता दें। चलिए, तो ऑप्शन बी सही होगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुथे हुए
चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ठीक है, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो जो हमारा गुथा हुआ चालक होता है, ऑप्शन ए दे रखा है कम कीमत, अधिक लचीला, सी दे रखा है कम वोल्टेज ड्रॉप, और डी दे रखा है अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमको कम कीमत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए गुथा हुआ चालक जो होता है ठोस चालक की अपेक्षा फ्लेक्सिबल होता है। तो जो हमारा पोल से पोल तक जब हम कंडक्टर को खींचते हैं तो हमें फ्लेक्सिबल वायर की जरूरत होती है, जो आसानी से क्लैंप में कसा जा सकता है और आसानी से इसको खींचा जा सकता है। तो इसके लिए गुथा हुआ चालक जो है ठोस चालक की तुलना में इसका अधिक यही लाभ है कि ये क्या होता है, अधिक लचीला होता है। अगर हार्ड रहेगा तो हम कंडक्टर को खींच नहीं पाएंगे, जिससे हमारी बिजली बाधित होगी, तार को लगाना आसान नहीं होगा। तो अधिक लचीला, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिक लचीला। कीमत से हमें कोई लेना देना नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप से भी नहीं मतलब है, और अधिक इससे भी नहीं मतलब है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे बस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अधिक लचीला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 42 की 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन बताया था कि 16 एम्पीयर 16 एम्पीयर तक का कोई सॉकेट है, तो इसमें हम कितना मिनिमम करंट फॉलो करें कि ये सुरक्षित रहे, हमारा सर्किट जले ना। ठीक है, तो अतिरिक्त धारा सुरक्षा जो है कितना होगी? 13 एम्पीयर होगी। ठीक है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन बताया, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा 11 एम्पीयर, 13 एम्पीयर, 15 एम्पीयर और 18 एम्पीयर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 13 एम्पीयर। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, चलिए अब दे रखा है, मात्रक पूछा है, तो कह रहा है कि बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वांटिटी होता है हमारा क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, और महो क्या होता है? महो किसका मात्रक है? एक इसका है चालकता का मात्रक है, और वोल्ट प्रति सेकंड हमारा किसका हो जाएगा? वेबर का, और एम्पियर प्रति सेकंड वाट, ये वाट का। तो ये वेबर का हो जाएगा, तो जो कि 43 का कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक क्या पूछा है? कूलाम। सोल्डरिंग, चलिए तो ये फिगर दे रखा है, देख लीजिए। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? एक सोल्डर रखा हुआ है और इसको पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो इसे ऑप्शन ए है कि डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन, और ऑप्शन डी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो देखिए डीप सोल्डरिंग नहीं है, ये आपका सोल्डरिंग गन है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। ये क्या है? सोल्डरिंग गन। डीप सोल्डरिंग नहीं है, ना सोल्डरिंग आयरन है, ये भी नहीं है। तो ये क्या है आपका? सी सही उसका उत्तर हो जाएगा, सोल्डरिंग
गन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो पूछा है कि ईएमएफ हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि ईएमएफ इक्वल टू विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ। बी दे रखा है कि विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। आपका ऑप्शन सी सही है। सॉरी, सी दे रखा है विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ प्लस 2। डी दे रखा, आप लिख दो। डी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 गुणे वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए जब हमारी कोई सर्किट होती है इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारी कोई सर्किट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे ये जो हमारा लोड लगा हुआ है, तो जब हम यहाँ से वोल्टेज फ्लो करेंगे तो ये वोल्टेज सर्किट से होते हुए जाते हुए इस लोड में जाएगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 12 ना रहकर हो सकता है कि 11.5 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से सर्किट में जाते हुए कुछ ना कुछ इसका क्षय होगा। तो जो एक में लगा हुआ वोल्टेज होता है और ये जो क्षय वोल्टेज होता है, तो इन दोनों का जो योग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो सूत्र क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल बराबर वाहक बल बराबर आपका हो जाता है विभवांतर प्लस के वोल्टेज पाथ। यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ जो लगा हुआ है दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, जो टोटल इसके बराबर होगा क्योंकि इसी में से जा रहा है, लॉस होगा तो ये जो लगा हुआ है जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है दोनों का योग। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। कौन है इसमें, तो अंतर दे रखा है, इसमें जोड़ के रखा है, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, ठीक है दीपक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बाकी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा की रेटिंग क्या है। तो अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग में बताया था, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा सही होगा, ए। ठीक है, नहीं, हाँ सॉरी, देखिए अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए ना, हाँ 1.23 होगा। ठीक है, ये तो मिनिमम के लिए होता है, मैक्सिमम के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1.23। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ठोस चालक की गूंथे हुए गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो ठोस चालक की क्या हानि होती है कि उसमें क्या होगा, हमारा लचीलापन कम होगा। लचीलापन कम होगा क्योंकि तार जब ठोस रहेगा तो उसमें लचीलापन कम आएगा, अगर गुथा रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या सही होगा, बी वाला, कि कम लचीलापन होगा। ठीक है, जबकि चलिए अगला चलते हैं। चलिए ये दे रखा है
अब देखिए ये क्या दे रखा है, एक सोल्डरिंग दिया हुआ है जो बहुत कई तो सोल्डर है, आपको कंफ्यूज करेंगे कौन सा डीप है, कौन सा ब्लो है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसको फिगर को बड़े ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो इस तरह गन के जैसा है, तो ये एक क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग है। ठीक है, क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग है। ऑप्शन ए दे रखा है कि डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है ब्लो लैम्प के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो ये क्या है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। जब हम सोल्डर को अगर अपने सर्किट से जोड़े हैं और वो गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अत्यधिक उष्मा, जब अत्यधिक उष्मा आएगी तो सोल्डर तो गर्म ही रहेगा। बी दिया है कि अपर्याप्त उष्मन, यानी कि उसमें हमारी हीट नहीं मिल रही है। सी दे रखा है कि सोल्डर का गलत प्रयोग, तो सोल्डर का हम गलत प्रयोग करेंगे तो उसे हीट से कोई लेना देना नहीं। आप जिधर चाहे उल्टे चलाइए सीधे चलाइए, उससे लेना देना नहीं। अगला दे रखा है डी उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन, तो इससे भी नहीं मतलब है, चाहे उच्च वाट का हो चाहे कम वाट का हो, गर्म तो होना ही चाहिए। और इसका प्रयोग से कोई मतलब नहीं कि कैसे प्रयोग करेंगे। और अगर अधिक उष्मा आ रही है तो ठीक है, तो पूछ दिया है कि दोष का कारण क्या है, तो सीधी सी बात है कि दोष हमें बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसमें हीटिंग कम मिल रही है और पर्याप्त उष्मन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अपर्याप्त उष्मन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। पूछा है कि क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। यदि हमारा वोल्ट मीटर है उसको हम अमीटर की तरफ जोड़ दें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे दो कंपोनेंट बहुत ही रोल निभाते हैं। पहला क्या होता है, अमीटर, और दूसरा होता है वोल्ट मीटर। तो जबकि हम अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, में लगाते हैं। अमीटर को हमेशा, अमीटर क्या करता है, धारा को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। तो अमीटर को हमेशा हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या कह रहा है कि, कह रहा है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। यानी कि हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को यदि हम किस क्रम में लगा दें, श्रेणी क्रम में लगा दें। तो देखिए अमीटर का जो होता है रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, याद रखिएगा अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जब यदि हम वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा होने की वजह से इसमें पाठ्यांक कम देगा, यानी कि इसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा, कम देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि लो पाठ्यांक। कोई विचलन नहीं, विचलन तो होगा लेकिन जो हमारी नीडल है वो कम मूव करेगी, मीटर जल जाएगा। जलने की संभावना रहेगी बहुत ज्यादा, जब ज्यादा देर तक लगा देंगे तो जल भी सकता है। ठीक है, और परे विचलन तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन ये सही होगा कि कम पाठ्यांक दिखाएगा। ठीक है, पूछ दिया है कि मीटर की तरह जोड़ा जाए तो कम पाठ्यांक दिखाएगा। ठीक है, अगर बहुत देर तक रखेंगे तो मीटर जल भी सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला दिया है कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। मतलब कि जब हमारा कोई सर्किट है, मान लीजिए इस तरीके से कोई सर्किट है और इस तरीके से कोई लोड भी लगा हुआ है, और जब हम इसमें वोल्टेज लगा दिए हैं तो इसमें अगर
ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रही है या वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा हो गया, 12 से ज्यादा हो गया, या नहीं, चलिए एसी पे लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 220 वोल्टेज है, ठीक है, एसी सर्किट है, एसी सर्किट है, 220 है, और 220 की जगह अचानक से कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 450 वोल्टेज हो गया, तो हमारी ये सर्किट क्या हो जाएगी, जल के नुकसान हो जाएगी। तो ये इसलिए कहा है कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है, तो क्या उदाहरण है, जो ओवर करंट होगा तो उससे सुरक्षित रखने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे। तो देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों हमारी सुरक्षा की दृष्टि से डिवाइस है, चारों के चारों क्या है, सुरक्षित डिवाइस है। एमसीबी, एमसीबी हमारा क्या होता है, परिपथ को ऑन और ऑफ, सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करती है, जिसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो हमें कम वोल्टेज के लिए, जैसे हम डोमेस्टिक घरेलू वायरिंग में एमसीबी का प्रयोग करते हैं सर्किट को तोड़ने और जोड़ने के लिए, जबकि एमसीसीबी, एमसीसीबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हम आपका ज्यादा करके पैनल में यूज करते हैं ज्यादा वोल्टेज के लिए, जैसे 3 फेज का 415 वोल्ट है, 650 वोल्ट है, तो वहां पे इसको कंट्रोल करने के लिए हम एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। एचआरसी फ्यूज 11 केबी में यूज करते हैं, और आपका डी दे रखा है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज की इकाई, तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए तुरंत सर्किट को बंद करने के लिए हम यही यूज करते हैं कि रिवायरेबल फ्यूज टाइप यूनिट, ठीक है, पुनः तार बांधने योग्य इकाई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु, ठीक है, बाकी सब सुरक्षा डिवाइस है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, ठीक है, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, लंबी जगह लाइन को जब लेके जाना होता है तो वहां पे पूछ रहा है कि हम कैसा कंडक्टर, किस कंडक्टर का चुनाव करेंगे। तो देखिए जब विस्तार लाइन होती है तो हम हमेशा ऐसे कंडक्टर का चुनाव करते हैं कि जो हमें आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए, और उसकी इकोनॉमिकल कास्ट बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रखा है कि इंसुलेटेड कंडक्टर, बी है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, सी है बेयर कंडक्टर, डी है 2 कोर केबल। तो सबसे पहले अगर हम इंसुलेटेड केबल लगाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ेगा, और इसका इंसुलेशन ज्यादा वोल्टेज की वजह से इंसुलेशन छिलने का डर रहता है, लेकिन अच्छी वाली क्वालिटी का केबल रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ये महंगा की वजह से हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और बी है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर अगर है तो इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम यूज नहीं कर पाएंगे, मुड़ेगा ही नहीं अगर सॉलिड इंसुलेटर है तो, ठीक है, इसलिए हम इसमें बेयर कंडक्टर का यूज करते हैं। नंगा तार होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, सस्ता भी होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2 कोर केबल तो यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम 3 फेज पे चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी के साथ हमारा उत्तर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।